सर आपने कभी रिश्वत ली? कभी रिश्वत मैंने बताया। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछे। सर फर्जी इनकाउंटर होते हैं, अक्सर फर्जी इनकाउंटर होते हैं क्या? फर्जी इनकाउंटर कुछ मुलाजिम हैं। बोला जी मेरे हस्बैंड के साथ सिस्टम ठीक नहीं है, लेकिन कोई सिस्टम उसका बन नहीं सकता। बोला जी शादी के टाइम में तो कुछ पता नहीं चला, भाई लड़का ठीक नहीं, भाई लड़का ठीक नहीं है तो ठीक है आप अपनी पैरवी करो। हो सकता है उसका इलाज हो गया हो, भाई इलाज हो गया हो तो भाई ठीक भी हो गया होगा। जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करते हैं, जो बच्चे आईएएस आईपीएस बनना चाहते हैं, तो वो क्या करें, किस तरीके से मेहनत करें? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर सैनी। दोस्तों आज हमारे साथ एक बेहद ही खास मेहमान मौजूद है, जिनका लंबा अनुभव पुलिस के साथ जुड़ा रहा है, जिन्होंने हरियाणा के कई मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया है और उनके पास हरियाणा के तमाम मुख्यमंत्री हैं उनसे जुड़ी हुई उनके पास यादें भी आज भी मौजूद हैं। इसके अलावा जब उन्होंने पुलिस से वीआरएस लिया उसके बाद वो खुलकर अब समाज सेवा में उतर चुके हैं। लगातार जो सामाजिक मुद्दे हैं उन पर वो काम कर रहे हैं, लोगों को जागरूक करने का काम भी कर रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं रणबीर सिंह पुरो आईजी। सर आपका स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपने 1983 में जो है पुलिस ज्वाइन की थी और 2014 में आपने वीआरएस लिया, तो एक लंबा अनुभव आपका जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ कहें या प्रशासनिक सेवा में रहा है। तो सबसे अच्छा मुख्यमंत्री आपको कौन लगा और वजह क्या थी, क्या खासियत थी उनकी? परविंदर जी आपका धन्यवाद, आपने आज यहाँ कष्ट किया मेरे पास। जो सवाल आपका है मुख्यमंत्री से संबंधित कि मुख्यमंत्री बढ़िया कौन था, मैं उसको यूं कहूंगा कि जो ऑफिसर है वो कैसा है। मुख्यमंत्री क्योंकि एक राजनेता है और उसने अपने राज्य में राज को शांतिपूर्वक चलाना है, अपनी योजनाओं को बढ़ाना है। तो ऑफिसर किस तरीके से काम करता है, हर मुख्यमंत्री ये सोचता है कि मैं अच्छे अफसरों को फील्ड में लगाऊं, डीसी एसपी लगाऊं। अब वो ऑफिसर उसको किस तरीके से काम को करता है उस पर डिपेंड करता है। जब मैं अपना एक्सपीरियंस दे रहा हूं, मेरे साथ 10 मुख्यमंत्रियों के साथ मैंने काम किया। उन 10 मुख्यमंत्रियों में जब भी काम करते उनकी सबसे पहली अफसर की छवि उनके दिमाग में होती थी, अभी ये ऑफिसर कैसे काम करता है, और उस छवि के अनुसार ही उस ऑफिसर को उस जिले के काम दिए जाते हैं। मैं एक पुलिस अधिकारी था तो मुझे पुलिस से लैंड ऑर्डर से संबंधित जो सिस्टम होता था वो दिया जाता था। लैंड ऑर्डर में हर मुख्यमंत्री ये चाहता था कि भी मेरे इलाके में शांति रहे, और उसको वही एसपी सबसे ज्यादा पसंद था जो अपने इलाके में शांति स्थापित कर सकता था। अब रहा सवाल जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, उस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के अंदर हर एक सीएम की अपनी अपनी पहचान थी। अब फॉर एग्जांपल, अब सबसे पहले जैसे भजनलाल थे, भजनलाल बहुत ही मधुर भाषी थे और ऑफिसर को बड़े शांति से वो काम बताते थे। अब अगले मुख्यमंत्री बंसीलाल थे, अब अंदाजा लगाते रहिएगा आप कौन कैसा रहा। विकास पुरुष के नाम से थे। हमारी उनका पहली योजना में हम नहीं थे उनके साथ जब वो 67 में बने। इसके बाद वो 86 में उनको 1 साल के लिए मौका मिला, तो उस वक्त हम भर्ती हो गए थे। 83 में भर्ती हो गए तो 86 में हम डीएसपी थे। तो वो बड़े कड़क स्वभाव के थे और फालतू नहीं बोलते थे, और जितना बताया जाता था उतनी ही बात से संबंधित वो रखते थे, हाँ या ना में ही जवाब मांगते थे। इसके बाद फिर आ जाता है बंसीलाल जी के साथ 86 के बाद 87 में चौधरी देवीलाल। उनका अपना एक स्टाइल था। वो ऑफिसर को समाज के सिस्टम के हिसाब से काम देते थे। अब जैसे उनका एक नारा था बुढ़ापा पेंशन का, उन्होंने यही एक सिस्टम रखा ऑफिसर को कि मेरे किसी बुजुर्ग को बुढ़ापा पेंशन कटे ना, उसको मिले जरूर, जिसने 60 साल का हो गया।
तो हर सीएम की अपनी प्रेफरेंस, प्राथमिकताएं थी कि भी मैंने अपने या अपने वायदों के अनुसार कैसे कैसे काम करना है। फिर चौटाला साहब का सिस्टम रहा। चौटाला साहब एक पब्लिक फिगर थे, उनका पब्लिक से बहुत ज्यादा लगाव था और उनको ईमानदार जो ऑफिसर थे, मतलब जो पैसे नहीं खाते थे, मतलब उसके बारे में लोग भी कहें, प्रशासन अधिकारी कर्मचारी भी कहें और उनके कार्यकर्ता भी कहें, इस बात पे अपने कार्यकर्ताओं की भाषा पे वो ज्यादा विश्वास करते थे, बजाय सीआईडी बताना या लेना या करना, उसमें नहीं, वो अपनी ही सीआईडी के सिस्टम से चलते थे। तो उस ईमानदार अफसर की वो कदर करते थे। बंसीलाल भी ईमानदार अफसर की बहुत ज्यादा कदर करता था। वो उस ऑफिसर को उसके मुताबिक उसको मान सम्मान पहचान भी देते थे। अब बंसीलाल का किस्सा मुझे याद आ रहा है कि बंसीलाल जब 96 में दोबारा चीफ मिनिस्टर बने तो मुझे और अकील को लेकर के वो बात कहते थे, अकील मोहम्मद, कि भाई मेरे पास 1.5 एसपी है। मेरा नाम उनको ज्यादा रटा हुआ था कि वे रणबीर उनके बेटे का नाम था, तो मुझे वो रणबीर कह के ही बुलाते थे। अभी एक तो है मेरे पास पूरा ईमानदार जो पैसे लेता नहीं, अरे एक एसपी दूसरा ऐसा है मेरे पास जो मांगता किसी से नहीं, दे जाए तो ठीक, नहीं दे जाए तो ठीक। मतलब वो इस प्रकार से अपनी मतलब तुलनात्मक सिस्टम अफसरों का निकालते थे, अभी कौन अफसर किस तरीके से करता है। तो इस प्रकार से मोटे मोटे सीएम मैंने आपको दे दिए, अब आप उससे अंदाजा लगा लिए कौन कैसे काम करता है। सर क्या मैं जिस तरीके से आपने कई सीएमओ के साथ काम किया है, तो क्या कभी आपके किसी सीएम के साथ कोई विवाद हुआ हो, कोई घटना हुई हो जिसको लोग आज भी याद करते हों? विवाद तो मैं ये नहीं कहूंगा, कई दफा सीएम ये हो जाया करते थे कि भाई लोग उनको भड़का देते थे। जैसे मुझे एक किस्सा याद आ रहा है 97 का। 96 में जब सीएम बंसीलाल थे और 97 में मेरी पोस्टिंग थी, उनका नारा था शराब बंद है और मेरी पोस्टिंग यमुनानगर में थी। तो यमुनानगर के अंदर कमला वर्मा वहां की मंत्री भी होती थी। कमला वर्मा एमएलए थी, शायद एमएलए थी और दोनों की गवर्नमेंट साथ साथ थी। उस टाइम शायद उसको मेरे ख्याल मंत्री भी बनाया गया था, जो मुझे याद आ रहा है। तो उस वक्त जो है ना, एक किस्सा मुझे याद आ रहा है कि कमला वर्मा का जो लड़का है वो शराबबंदी के टाइम में छछरौली का जो एरिया है उधर हिमाचल से लगता हुआ बॉर्डर का एरिया, बॉर्डर टाइप, वहां से वो शराब पी के और लेके चल पड़ा। हमारा एक धनाराम करके एसएचओ होता था, उसने नाका लगा हुआ था, क्योंकि नाके हमारे अलर्ट होते थे और ये एसपी की कार्यशैली के ऊपर रहता था कि सबको ये रहता था कि मतलब शराब जो है ना रात को ज्यादा निकले और खासकर 2 बजे बाद ज्यादा निकलती है। तो वो करीब करीब मान के चलो 12 साढ़े 12 बजे के आसपास नाके पे आया और धनाराम एसएचओ ने उसको देखा। कोई पहचानता नहीं था कि राजन ये कमला वर्मा का लड़का है, और उसको उन्होंने उतार लिया और उतार करके वो देखा शराब पिए, जैसे कड़क एसएचओ होता है, मुलाजा कराओ भाई। मुलाजा करवाया उन्होंने, सूंगा सांगा मुलाजा कराया, डॉक्टर उसमें आ गया। फिर धीरे धीरे उन्हें पता चलता गया कि भी ये तो कमला वर्मा का लड़का है। तो उनको थोड़ा सा ये हुआ कि भी अब तो एसपी को हमें बताना पड़ेगा। उन्होंने मुझे बताया कि मैं भी ठीक है, अब जो कार्रवाई है वो तो कार्रवाई है, आप इसे छोड़ तो नहीं सकते, आप मुलाजा करा दिया है और इसको जो इसके पास शराब मिली है मुकदमा दर्ज होगा। अब वो बात उसी सेकंड में 2 घंटे 3 घंटे सारी यमुनानगर में मंत्री का लड़का पकड़ लिया, मंत्री का लड़का। तो कमला वर्मा तो नेचुरली नाराज होना ही था और उसने बंसीलाल जी को बहुत मतलब इतना करके भड़का दिया कि भी ये एसपी ऐसा है, मानता नहीं, कोई नहीं, वगैरह वगैरह, जो एक नेता करता है अपने मुख्यमंत्री की। मतलब उसका जब तक मैं वहां था उसने मतलब हर हफ्ते में 2 बार वहां जाना और किस तरह सिस्टम बना।
तो उस वक्त बंसीलाल जी जब आए यमुनानगर, तो उसने उसको यही कहा भी ठीक है चलो मैं आऊंगा यमुनानगर, बात करूंगा। और तो इसके बाद वो ये बात तो मुझे कोई कहे ना कि भी तुमने उसको क्यों पकड़ा, क्योंकि शराब का मामला था, ये उनका नारा भी था। वहां पे एक बीएड डीपीएड करने वाली लड़की थी। वो लड़की ने क्या सिस्टम बना रखा था, वो बच्चों से पैसे ले लेती थी और उनको ग्वालियर यहाँ डीपीएड पहले उसके करने से, बीपीएड एमपीएड करने से नौकरी मिल जाएगा। बच्चों में ऐसी वो थी, अभी मैं तुम्हें पास करा दूं। उसने कई बच्चों से पैसे ले लिए और वो पास नहीं हुई, तो जो पास नहीं हुए और पैसे चले गए तो उन्होंने तो हल्ला मचाना था। बिल्कुल। तो उन्होंने पुलिस के पास शिकायत की, पुलिस ने उसका मुकदमा दर्ज कर दिया। रूटीन की एक बात होती थी। तो उसके घर वालों को कमला वर्मा ने पेश करा दिया बंसीलाल को। तो बंसीलाल, मैं वहीं बैठा हुआ था, डीसी भी बैठा हुआ था, हम दोनों से मतलब कभी मेरी तरफ देखे, कभी भाई ये तो बहुत गलत बात है, लड़कियों का पर्चा दर्ज कर दिया। मैंने कहा सर इसने, बोला सर सुर कुछ नहीं होती, लड़कियों का क्या मतलब, लड़कियों का तो मुकदमा दर्ज होने का मतलब नहीं। मास्टर कानून उसने तोड़ा तो ऐसे ने उसका मुकदमा दर्ज किया। बोला था हम उसका रिमांड भी लेंगे। माजी रिमांड एक पुलिस की प्रक्रिया है, आप तो खुद एक लॉ ग्रेजुएट रहे हैं, तो मुझे कहने की जरूरत नहीं। बोला और तू क्या कहेगा, मतलब वो हर बात पे मुझे ये लग रहा कि भी ये इस बात से बहुत ज्यादा नाराज हो गए हैं आगे। अब मेरे पास क्योंकि मुकदमा दर्ज है, गिरफ्तार हो चुकी है, और पुलिस रिमांड, क्योंकि वो पैसे रिकवरी कैसे दिखाएंगे, मतलब पुलिस रिमांड लेंगे, उससे केस पूछेंगे किन किन केसों में पैसे लिए, किन किन लड़कों के लिए वगैरह, जो पुलिस की तफ्तीश का सिस्टम रहता है। अब जो इंस्पेक्टर था उसको भी कहीं पता लगा और कमला वर्मा को मौका मिल गया। बोला सर इसने तो यमुनानगर में कोई आदमी छोड़ा ही नहीं, जो फंसे मेरा लड़का दे दिया कल। मैंने कहा सर इसका लड़का तो शराब मिली थी और पी रखी थी, छछरौली बॉर्डर पे पकड़ा गया था। बोले ये कोई मतलब नहीं कि कोई भी आए उसी को तू पकड़ ले। मैं जी अब शराब बंदी आपकी थी, सारी चीज थी। मतलब इन बातों से वो बहुत ज्यादा नाराज हो गए कि क्यों तो लड़की का मुकदमा दर्ज हुआ और क्यों राजन का सिस्टम बना। उनका कहने का जो मैं मतलब समझ रहा था, उनकी परमात्मा शांति दे, कि अब तो स्वर्ग में है, कि जो मैं समझ रहा था बाद में फिर मुझे पता भी चला कि भी उसके लड़के के साथ ऐसा सिस्टम। अब पुलिस वाले तो पुलिस वाले, उनको कोई, अब बात आगे आएगी तो उन्होंने अपने सिस्टम से उसको पकड़ा, अपने सिस्टम से उसका मुकदमा दर्ज, जो सिस्टम नॉर्मल लेते हैं, उन्होंने उसके साथ कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं दिया। जैसे मुलजम होता है वही सारों को सिस्टम में ऐसे करते। तो ये नाराजगी बंसीलाल जी के साथ रही और उनकी कड़कता को भी मैंने देखा। अब इसके बाद जैसे सीएम वहां से चले गए तो नेचुरली डीआईजी सीआईडी होते थे हमारे, उनका नाम मेरे दिमाग से अभी नहीं आ रहा है, सेंदर बिश्नोई जी होते थे। रणबीर तूने ये क्या पंगे ले रखे हैं? मैं कहा सर अब मैं क्या पंगा लूं, अब एसएचओ अगर मुकदमा दर्ज करे और वो अगर झूठा तो हो तो फिर तो मेरा फर्ज बनता है इंटरफेयर करने का, और जब वो सही मुकदमा है तो मुझे बताएगा सर शराब पकड़ी गई। मेरी नाराजगी वहां थी। बोला भी अब तेरा क्या करूं? जी मेरा क्या करना है, मैंने तो सामान पै गया मेरा मेड में, बच्चे मेरे दोनों हॉस्टल में हैं, तो मैंने तो पहले ही सिस्टम बना रखा है कि भी मैं गलत काम तो करूंगा। सर एक जो चौधरी बात चौटाला साहब की हम बात करते हैं तो कहते हैं कि प्रशासन पर उनकी बड़ी पकड़ थी। हाँ, तो वो किस तरीके से काम करते थे? और उस समय जो अब की सरकारें आरोप भी लगाती रही हैं कि उस समय जो है अपराध का ही बोलबाला था, तो आपने बड़ा करीब से देखा उनको, क्या माहौल था उस समय और किस तरीके से वो काम करते थे? परविंदर जी, चौटाला साहब की एक स्टाइल थी। स्टाइल क्या थी कि भी हर अफसर की जन्म पत्री उनके पास आ जाती थी। किसी भी नेता से किसी अफसर की जन्म पत्री नहीं चुकती थी। असल जो कार्यकर्ता होते हैं उन्होंने दिन रात थानों में, तहसीलों में आना जाना होता है, तो वो एक एक नब्ज को संभालते हैं। असल तो हमारे मुलाजिम ही बता देते हैं तो कौन कैसा है, कौन कैसा है, बोला ना भाई ना वो चलेगा नहीं वगैरह वगैरह। तो वो जो आदमी थे ईमानदार
उसको तो वो कुछ नहीं बोलते थे, उससे बस एक बात वहां पूछते थे, तेरे से पैसे लिए क्या? फिर एसपी ने क्या कर दिया? बोला जी ना। रावत का जैसे मुझे केस याद आ रहा है, मैं एसपी फरीदाबाद था, रावत एमएलए था, वो उसके पास मतलब बुरी तरीके से जैसे एमएलए जाता है अपना सिस्टम बनाता है मुख्यमंत्री को, सर ये वो खूब भड़काने लगे। सुनते रहे। बोला रावत मुझे बता, तेरे एसपी ने तेरे से, तेरे लड़के से या तेरे किसी उससे कोई पैसा लिया? मुझे बता जी ना। बोला मैंने सुना है तो कौन नहीं। बोला सुने तो सही काम बोलेगा तो सुनेगा, कैसे सुने बताओ? तू मैंने बता काम, मैं तेरे सामने टेलीफोन करता हूं। तो एक तो ये उनकी स्टाइल थी, मतलब जो अच्छा अफसर काम करने वाला उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस था कि मैं गलत नहीं कर रहा, तो चौटाला साहब मुझे गलत नहीं कहें। नंबर एक। अब फरीदाबाद एक ऐसा जिला था जहां पे दुनिया लार टपकाती थी, मुझे लगा दो, मुझे लगा रहे जैसे सिस्टम लोगों को बना रहे, लेकिन उन्होंने कभी मेरे से कोई तो बात नहीं कही। बस काम भाई तू अपने जिले को सेट रख, यहां बहुत बदमाश है, इनका इलाज करके रख। मेरे उस टाइम में कई इनकाउंटर हुए, कई मतलब हमने बदमाशों को घेर के टिका के लिया। अब दूसरे जो भ्रष्ट अफसर होते थे, अब आप करेंगे उसकी पकड़ कैसे थी? भ्रष्ट अफसरों की वो सारी जन्म पत्री उनके पास आती, यहां पैसे लिए, यहां लिए, इससे लिए, सारी बात होती थी। वो ऑफिसरों की पिंडी कांपती थी। जब एक ऑफिसर का इंटरव्यू ऐसा हो जाता था, अभी तरह वहां से पैसे लिए, वहां से पैसे, वो चोर मुसेरे भाई फिर एक दूसरे को बता देते। अगर सीएम साहब को से तुम कुछ भी नहीं छुपा सकते, वहां जाते तेरी सारा चिट्ठा बना हुआ है, तो इसलिए वो पकड़ ज्यादा थी। अगर सीएम उनसे काड़ा हो जाता है तो फिर तो ऑफिसर और वो चिटपिट होगी। वो इन अफसरों से चिटपिट नहीं करते थे, उनकी 100 कहानियां हैं। हम हमारे साथ मकाबे ऐसा है, तुम्हारे साथ 100 कहानियां होंगी। मैं अपने सिस्टम की बात करता हूं, आप मेरे से बात करो। हमारे सिस्टम में कभी उन्होंने एक किसी से, मतलब मैं तो अपनी गवाही दे सकता ना, और किसी की नहीं दे सकता जी। तो इसलिए वो सिस्टम पे पकड़ थी। और उन नेताओं को यह पता था कि अगर इस अफसर की गलतियां पता चल जाए तो ऑफिसर बाएं दाएं नहीं हिलेगा। सर क्या जिस तरीके से क्या पहले सिफारिशें होती थी नौकरी के लिए, क्या आपके पास कोई सिफारिश आई नौकरी के लिए, या सरकार दबाव बनाती है, मुख्यमंत्री दबाव बनाते हो कि भाई हाँ इनको सिलेक्ट करो? यस, दिस इज वेरी, मतलब बहुत अच्छा सवाल है आपका। फिर मैं दूसरी बात उसी पे कहता हूं, जैसे अब पुलिस ऑफिसर थे हमारे पास, हम चेयरमैन होते थे भर्ती के, और एक जिले को भर्ती अलॉट कर दिया जाती है, ये 500 लड़के भर्ती करने हैं, 600, जैसे जैसे जिला होता था, जितनी जनसंख्या होती थी उसके मुताबिक उसको वैकेंसी दे दी जाती थी, और उस एसपी के ऊपर होता है भी आप भर्ती करिए, और एसपी को एक चार्ट दे दिया जाता कि भाई ये फिजिकल टेस्ट का है, ये रिटन टेस्ट का है, और ये इसका है। तो उस मुताबिक जो है ना वो सिस्टम दे दिया जाता था, और फिर ऑफिसर अपने डीएस बोर्ड बना दिया जाता था कि भाई आपके साथ ये फला डीएसपी रहेंगे, बोर्ड रहेंगे। जब सवाल सिफारिश का आता है ना, फिर जो कंसर्न कि मैं कैसा हूं, जब मैं एकदम बिल्कुल नाक की लाइन में वहां लड़कों की भर्ती कर रहा हूं और ऑन ग्राउंड भर्ती कर रहा हूं, बंसीलाल के टाइम में भर्ती आई, उस टाइम में जो भी उनके कार्यकर्ता थे, एमएलए थे, जो लिस्टें ले लेके आते थे, जो बात आते थे, एक सिफारिश मेरे पास की बंसीलाल, भाई रणबीर यो छोरा फलाने का है और इसके बापू ने मेरे को खून से तोला था। मगा जी ठीक, अब नेचुरली सीएम है तो एसपी क्या बोलेगा, मगा जी ठीक। बोला देख इसका कोई सिस्टम बन जाता, बस इतनी बात, देख इसका कोई सिस्टम बन जाता। मैं सारा समझ गया उनका। मगा जी भेजो, मैं सिस्टम देखता हूं क्या हो सकता है। अब वो लड़का जब मेरे पास आया, वैसे तो लंबा ठाटा तकड़ा, अब फिजिकल टेस्ट उससे हो ना, अब मेरी एक रेपुटेशन की मैं गलत को भर्ती नहीं करूंगा, तो फिर ऑफिसर एक सिस्टम बनाता है। मैंने उस्ताद लगाया स्पेशली, उसको पुलिस लाइन में छोड़ा, पुलिस लाइन में छोड़ के उसका सारा सिस्टम जो है ट्रेनिंग का तैयार करा, और उसने 1 महीने में उसका, क्योंकि उसने भी भर्ती होना था, उसके भी जुनून थे भी हमने भर्ती होना है,
और उस्ताद के लिए भी था उसका मूछ का सवाल, भाई एसपी साहब ने मुझे काम बता रखा है, तो उसको सेट करके और वो अपने बैच में फर्स्ट आया, तो मुझे भर्ती करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। जो दूसरा सीएम का सिस्टम था, जैसे भजनलाल था, भजनलाल खुद नहीं कभी कहता था, उनके जो कार्यकर्ता सिस्टम जो थे आस पड़ोस से, मैं जींद में था 95 के अंदर, उस टाइम उनका एक पूरी लार जो है ना वहां बिश्नोइयों की मेरे पास आ गई, और वो जैसे पुकारते हैं, आपको पता ही है इनके नेता, छोटे जो छोट भैया नेता है, पुकारते हैं एसपी साहब ये भर्ती करिए, एसपी साहब मखा एक तो तू इंगली हिलाना जरा नीचे कर, कौन हो क्या हो मैं तुम्हें जानता नहीं, इनको भर्ती कर, फलाना कर, दकड़ा कर। मखा आप कौन हो, मतलब मैं ऐसे ऐसे चोई साहब ने भेजा हूं। मखा भेजे हो तो आप पूरी बात बताइए क्या है। बोला सर ये लड़के सारे भर्ती करने हैं। मक्का किस बात के लिए भर्ती करनी है, ग्राउंड है, आओ दौड़ो, जो लड़के फिजिकल टेस्ट करेंगे वो पास हो जाएंगे। बोला कि ये फिजिकल टेस्ट को सुन देते, मक्का भाई मैं तो नहीं करूंगा, अगर ये टेस्ट नहीं देंगे तो मैं नहीं करूंगा, तूने जहां जाना है जा। तो वो सारा ग्रुप वहां से उठ के नहीं निकल गया। उन्होंने क्या कर रखा था, अपनी आदमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी के लड़कों को अलग अलग सिस्टम में जिलों में बांट दिया। अब 15 यहां चले जाओ, 20 यहां चले जाओ, 50 यहां चला जाओ, 40 यहां चला वगैरह। तो मेरे पास एक लार तो आई, और जब मैंने ग्राउंड की तरफ इशारा किया तो उस लार में से कोई नहीं रहा, सारे भाग गए, सारे वहां से भाग लिए, चुकते हो गए। तो ये सिफारिश भी आपके ऊपर डिपेंड है कि आप क्या काम करते अब मानते हो नहीं मानते, मानते नहीं मानते। मतलब वो सीएम नहीं बोलेगा, भजनलाल को ये पता था कि ये अड़ब आदमी है, ये नहीं मानेगा, ये मैं इसको कहना अपनी वो करानी बात है, वो उसी को कहते हैं जो काना होता है। सर एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ आपके रिश्ते थोड़े तलक बताए गए हैं, तो वजह क्या थी दीपेंद्र हुड्डा को लेकर? भाई ये पीछे भी एक पत्रकार महोदय आए थे, उन्होंने भी ये सवाल पूछे थे। मैंने बताया कि जिस वक्त मैं पंचकुला के अंदर एसएसपी था, 2002 में मेरी पोस्टिंग हुई थी वहां पे, तो उसी वक्त जो गीता ग्रेवाल है, उस वक्त पिछले इंटरव्यू मेरे से गलती हुई थी कि वो मुंडाल की थी, वो थी सातरोड उनका गांव था, लेकिन उसके पिताजी उद्योग विभाग में एक अधिकारी होते थे, और उसकी बेटी ये लड़की थी, और इस लड़की ने, अब ये थी डॉक्टर गीता ग्रेवाल। अब ये पिछले कई दिन से, मतलब जहां मेरी एसएसपी की कोठी होती थी उससे एक कोठी छोड़ते ही अगली कोठी उसकी थी, पंचकुला ग्रेवाल साहब, पंचकुला ग्रेवाल साहब की, मतलब अफसरों की लाइन होती कोठियों में, अफसर कॉलोनी होती है, तो उसमें लाइन को अलॉट हुआ था। तो ये लड़की रोज लेर वहां छापा पा दे 2-3 औरतों को लेकर के मेरी कोठी के सामने, कि क्या पुलिस है, जैसे करते होते हैं, जैसे उसको समझाया गया था, हाँ पुलिस वाले बड़े पैसे खाते हैं, बगैर पैसे ये नहीं करते, फलाना नहीं करते, दकड़ी करते। मेरी पत्नी 2-3 बात तो बात सुनती रही, आवे भी सुबह सुबह वो, और रोला पाके 1-2 दिन तो वो चली गई। मैंने कुछ ज्यादा तवज्जो नहीं दी, मैं कहा चल यार पड़ोसी है, क्यों किसी बात होगी। तो एक दिन उसने मेरी पत्नी को जो है ना वहां जा करके, वो जब ज्यादा चिल्लाने लगी तो उसने मुझे, मैं वॉशरूम में था, आगे ऐसे ये लड़की 2 दिन से आ रही, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, एक बार आप इसकी बात सुन लो 2 मिनट के लिए। कभी मैं तैयार तो हो लूं, मैं ऐसे कैसे जाऊंगा। जैसे ही मैं अपने कैंप ऑफिस में यार, मैंने उससे बात, मैं कहा आप 2 दिन से आ रहे हैं, आपको आना तो चाहिए मेरे ऑफिस में, वहां आके आप बात बता दे, आप अपनी को नजदीकी फायदा पड़ोस का लेकर के आप यहाँ आ जाते हो, ये शोभा नहीं देता, और आप अपने आप को डॉक्टर कहते हो। तो वो कुछ ना बोले, बोला जी कोई सुनता ही नहीं, थानों में नहीं सुनता, आपका दफ्तर में जाए वहां को मिलने नहीं देता। मां कैसे नहीं मिलने देता, मैंने आपको देख लिया, आप किसी वक्त भी आइए। अच्छा अब आप यहाँ आगे, आप बताइए क्या कंप्लेंट है। बोला जी मेरे हस्बैंड के साथ सिस्टम ठीक नहीं है। मां का भी क्या ठीक नहीं है, तो उसने फिर अपनी आप बीती जो थी, दुख तकलीफ थी, वो मुझे बताती रही कि मेरे साथ उसका कोई सिस्टम ठीक नहीं है, मैं खुद डॉक्टर हूं, और मैंने बड़ी कोशिश की उसको समझाने की, उसको घर वालों ने उनके ट्राई करी, लेकिन कोई सिस्टम उसका बन नहीं सकता। मैं कहा ये तो आपका अपना सिस्टम, आप क्या कहना चाहते हो। उसने फिर एक दरखास्त निकाल के दी थी। मैं कहा ये दरखास्त तो आपकी सारी दहेज के बारे में है, दहेज तो आपसे क्या मांगेगा गीता,
आप बेटा मैं कहा जो सही बात है वो बताओ। तो फिर वो उसी बोला जी मेरे साथ तो सारी वो हुई ना, मैं तो कहीं की नहीं रही। मखा भी ये बात तो ठीक है, ये तो आपने या तो बोला शादी के टाइम में तो कुछ पता नहीं चला। मखा मानता हूं नहीं पता चला, आपकी सारी बात ठीक है, लेकिन ये व्यवहार आपका सामाजिक है। मतलब वो बोला जी नहीं मैंने तो मुकदमा दर्ज कराना है। मखा भी मुकदमा दर्ज करा, मुकदमा तो FIR से तो कोई नहीं रोकता, आप बयान दो। बोला जी ये मेरी दरखास्त और ये मेरी बयान। उसने वो बयान दिए और मुकदमा दर्ज हो गया। अब इस बात से भूपेंद्र हुड्डा बहुत नाराज हो गई। उस वक्त MP होते थे रोहतक से, और उसने चारों तरफ से फिर मुझे घेरना शुरू किया, ये पर्चा कैंसिल करो, पर्चा कैंसिल करो। मैं कभी देखो पर्चा कैंसिल तब होता है या तो झूठा हो या उस पर्चे में जो बात लिख रखी है वो सही नहीं हो। अब जो उसने FIR में लिखवा रखा है मैं उसकी तफ्तीश तो होगी, पर्चा कैंसिल ऐसे हम नहीं करेंगे। 182 उसकी खराब हो जाती है अब जो FIR दर्ज कराने वाले के बाद। मगर आप उसकी बात की तस्दीक कराओ। तो इस किस्से से भूपेंद्र हुड्डा बहुत ज्यादा नाराज थे, और इस नाराजगी की वजह से बल जब वो फिर बाई चांस उनका मुकद्दर सिकंदर बन गया और वो चीफ मिनिस्टर बन गए 2005 में। एक लगातार मीडिया में खबरें चल रही हैं किस तरीके की, कोर्ट में बयान भी है कि वो किन्नर टाइप के बताए गए हैं, इस तरीके की खबरें। देखो ऐसा है, ये उनका पर्सनल मैटर है, मैं उसके अंदर आपको नहीं उलझाऊंगा, ना मैं उलझना चाहता हूं। ये उस लड़की के बयान है, वो लड़की अभी भी है, आप उस लड़की से पूछो वो बताएगी सारी बात। वो जो थाना है वो भी वही है, उनसे पूछो वो सिस्टम बताएंगे। मेरे पास जो रिपोर्टें आई, जो बात आई वो ये थी जो मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूं। अभी लड़का ठीक नहीं, भाई लड़का ठीक नहीं है तो ठीक है, आप अपनी पैरवी करो और अपने डॉक्टर से इलाज कराओ या अपने घर वालों से सिस्टम बनाओ। उनका आखिरी में भी इसी बात पे हुआ, अभी हमारा लड़का ठीक नहीं है, और ना होने की वजह से उन्होंने फिर अपना जो भी ले दे के सिस्टम बना उन्होंने कंप्रोमाइज करा। क्या कोर्ट में चला मामला? कोर्ट में मामला चला, और कोर्ट में भी मामला एग्रीमेंट के ऊपर आया, और एग्रीमेंट में सारा सिस्टम आया। उन्होंने ये बात क्लियर कर दी जी हम इस केस को आगे नहीं बढ़ाना चाहते, और वो भी नहीं आगे बढ़ाना चाहते थे, और चाहते वो भी यही थे अभी हमारा एग्रीमेंट हो जाए, हमारा समझौता हो जाए, और मैं कहीं अपनी लड़की को दूसरी जगह शादी कर लूं। दोनों का सिस्टम यही बना, लेकिन ये उनका पर्सनल मैटर है। अब आगे ये बात आ रही है कि भी उसके लड़का हो गया, उसने दूसरी शादी कर ली। अब ये तो उन्हीं से पता करना पड़ेगा अभी वो क्या सिस्टम उन्होंने बनाया है। आजकल देखो नई चीजें आ रही, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, हो सकता है उसका इलाज हो गया हो भाई, इलाज हो गया हो तो भाई ठीक भी हो गया होगा, हम तो उसका क्या कह सकते हैं। ठीक है कि अब तो या तो नई बहुआ हुआ है वह बताओ, या भाई कोई बालक आया वो बताओ, तो ये सिस्टम आगे का है। और बताइए सर, जिस तरीके से आप उसमें जो ग्रेवाल थी उसने आरोप लगाया दहेज के, तो क्या उस समय दहेज से अलावा भी कोई मामला लिखा गया था? नहीं, उसने मतलब डोमेस्टिक वायलेंस के कई रूप होते हैं। फिजिकल रूप हो गया, एक मारपीट होगी, तो उसने उस वायलेंस के ऊपर वो एक मुकदमा दर्ज कराया। ठीक है, उस मुकदमा दर्ज कराने के बाद जब हमने उसके बार बार उसके घर वालों के उनके सारों के बयान लिए, तो उसने वही सारे सिस्टम बोलती रही जो उसने तैयारी कर रखी थी। लेकिन जब लास्ट में बात आती है, सारा सिस्टम बनता है, तो वो सारा का सारा सिस्टम कोर्ट के मजिस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड होता है, क्योंकि ये जो पर्सनल मामले हैं ना, इसमें मजिस्ट्रेट वो नहीं करते, वो कोर्ट रूम में ही अपना सिस्टम बनाते हैं, और इन कैमरा मतलब क्लोज उसमें अंदर ही वो अपना सारी चीज सेट करते हैं। तो ये तो अब सारा जो किस्सा उसका जो पर्सनल किस्सा है वो पर्सनल वाइफें ही बता सकती हैं सर, क्योंकि हम और आप उस पर बात करेंगे तो वो थोड़ा शोभा नहीं देता। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। सर, इस बारे में आपसे एक छोटा सवाल करना चाहूंगा कि जिस तरीके से पहली जो उनकी पत्नी थी ग्रेवाल, उसने आपके सामने जो कुछ भी बताया, लेकिन अब दीपेंद्र को जैसे एक बेटा है, तो अब यहाँ पर सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या उस समय उन्होंने झूठ बोला था ग्रेवाल जी ने? देखो मैं अब ये भी एक बात बड़ी मतलब असमय, अब जो वाइफ जिसकी है वो एक एसएसपी के सामने बयान देती है तो मैं क्या करूंगा? अगर वो अपने किस्से कहानियां सारा सिस्टम लेती है तो वो तो उन्होंने देखना है ना, वो अपना सिस्टम देखे, अपनी बात करे, चीत करे, हमने उसके कुछ नहीं लेना। बस उसके मुंह से एक ही बात, लड़का ठीक है, बच्चे लड़का ठीक नहीं चाहिए,
उस जवान बच्चों से हम और भी बात भी क्या, अच्छा भी नहीं लगता। हम क्या करें, वो अपना जब गवाह होगी अपना सिस्टम बनाएगी, जो बनाना है, जो पूछना है वहाँ मजिस्ट्रेट देखेगा। हमने कह दिया मैं ठीक है, तू बयान जो देने तो दे, जो करना दर्ज कराओ। हमारा पुलिस का इतना ही मतलब होता तब पुलिस का, इससे ज्यादा उसमें कोई आगे बढ़ता। कुछ इस तरह की बातें भी निकल कर सामने आ रही है कि परिवार वालों ने कुछ बयान भी दिए थे कोर्ट में इस तरीके को लेकर कि देखो ये चीजें अब ऑन कैमरे सारी चीजें हैं, बयानों की बात है, नई बात है, उनका केवल एक ही मतलब है उन बयानों से, अब भी उन्होंने अपना पीछा छुड़ाना था। अब पीछा छुड़ाने का उसका बेस्ट तरीका यही होता है कि भी जब हमारा लड़का ही ठीक नहीं है तो हम क्या करेंगे। उनके परिवार वालों ने बयान दिया। नेचुरली जब बच्चा ठीक नहीं है तो हम क्या करेंगे, तो हम कैसे मियां बीबी रह सकते हैं। तो मजिस्ट्रेट भी समझ गए, सारी चीज समझ गए, फारिग कर अभी एग्रीमेंट करो और अपना अपना ले दे के जो बनता है तारा कर, उन्हें ये सिस्टम बना दिया। सर इसके बाद जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार आई, तो आपके संबंध कैसे रहे उनके साथ? देखो मेरे संबंध, हुड्डा की जब गवर्नमेंट आई तो मैं डीआईजी प्रमोट हो गया, और डीआईजी प्रमोट होने के बाद मेरा डेपुटेशन, क्योंकि अगले प्रमोशन पाने के लिए हमें एक डेपुटेशन 5 साल का करना होता है एक आईपीएस अफसर को, तो मेरा डेपुटेशन फिर सीधा आईटीबीपी इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस में हो गया, और मेरा इन लोगों से कुछ ज्यादा हुआ। हाँ 1 साल 2 साल मुझे मिले कि मैं 2011 में वापस आया, और जब मेरे 5 साल पूरे हो गए तो 2006 में मैं 5 में गया, 5 साल पूरे हो गए, 2011 में वापस आया। और फिर जो है ना उस टाइम यही मुख्यमंत्री थे, और मुझे इन्होंने डायरेक्टर मतलब पीटीसी आईजी सुनारिया लगा दिया। मैं सुनारिया बच्चों को ट्रेनिंग कराता था। क्या आपकी फिर मुलाकात हुई दीपेंद्र से? हाँ दीपेंद्र से मुलाकात मेरी हुई। दीपेंद्र ने एक इनके मंत्री होते थे, वो मेरे दिमाग से नाक गया, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मंत्री होते थे, राजस्थान के राजा परिवार से, शाही परिवार से थे, उनका नाम दिमाग से निकला हुआ है, जितेंद्र शायद, हाँ जितेंद्र ही था। तो वो जितेंद्र जो है ना वहां पे पीटीसी सुनारिया में पासिंग आउट परेड थी, तो दलाल साहब जो है ना उस वक्त डीजी होते थे, उन्होंने दीपेंद्र से टाइम लिया, दीपेंद्र ने फिर टाइम उनसे लिया, उनको वहां लेके आए, उनसे वहां लेके आए। तो जिस वक्त वो हमारा उन्होंने ट्रेनिंग प्रोग्राम और वो सारा चीज सेट किया और देखा, नेचुरली डायरेक्टर को मतलब पहले बोलना होता है, मतलब वीआईपी से पहले अपने पूरे ट्रेनिंग सिस्टम के बारे में पूरी बात बतानी होती है। तो मैंने अपनी सारी बातें उनको बताई, और उसमें मुख्य बात हमने इस बात पे जोर दिया कि इन बच्चों को हमने, लड़के लड़कियों को ये ट्रेंड किया है कि भी ये पैसा जो तनख्वाह पुलिस को मिलती है कहां से मिलती है, लोगों के खून पसीने के टैक्स से वो पैसा जो है ट्रेजरी में जमा होता है, इनडायरेक्ट टैक्स से, और उस टैक्स रूपी पैसे से ट्रेजरी से पैसा आता है, तो हमें वहां से तनख्वाह, सरकार महकमों को बजट अलॉट होता है और वहां से हमें तनख्वाह मिलती है। तो उस जो टैक्स का पैसा है उसके ऊपर कितना मतलब लोगों का खून पसीना लगा हुआ है, ये दिखाने के लिए जब तनख्वाह उन मुलाजिमों के पास आती थी तो हर महीने 1 तारीख 2 तारीख 3 तारीख जब भी पैसे आते थे तो उनको ये कसम दिलाई जाती थी कि ये जो पैसा है ये लोगों के खून पसीने का पैसा है, और इसकी तुमने इतनी मान सम्मान इज्जत करनी है कि जो सामने आए तुम्हारे पास दुखी थानों के अंदर, तुम उसकी बात सुन सको कि मुझे जो पैसा मिल रहा है, मुझे जो तनख्वाह मिल रही है, ये जो सामने मेरे पास आया है, ये इस भारत देश का नागरिक है, और भारत संविधान के मुताबिक वी दी पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग इस देश के मालिक हैं। तो हमें उनको पूरे मान सम्मान इज्जत के साथ महबूब को देखना चाहिए था। और जब भी मैं ये बात बता रहा था तो बताता था उन बच्चों को, तो उनको इमोशनल हो जाती थी, खासकर लड़कियां, कि यार ये नौकरी तो बड़ी सख्त है यार, हमें किससे कैसा पैसा मिलेगा। तो उस वक्त मैं ये बातें बता रहा था, तो जितेंद्र और ये सारे, दीपेंद्र हुड्डा मुझे थोड़ा सा दूसरी नजर से देख रहा था, वो थोड़े से उस नजर से देख रहे थे मुझे अग्नि। हाँ तो फिर कोई आपकी बातचीत हुई उस समय? बातचीत विशेष कोई नहीं हुई, बस हेलो हेलो हाय हाय जैसे होती है, इतना ही सिस्टम था। मेरा कोई पर्सनल परिचय भी नहीं था उस परिवार से, कुछ ज्यादा लंबा चौड़ा कभी रहे नहीं, बस इतना ही था कि वो मुख्यमंत्री थे, उसका लड़का था। सर आपने कभी रिश्वत ली? कभी
रिश्वत मैंने बताया बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछे। रिश्वत एक ऐसा सिस्टम है, पहले दिन ऑफिसर को जिस दिन ये पता चल जाता है ना कि टर्निंग पॉइंट क्या होता है, हम ट्रेनिंग करी अफसर की और करते ही हम अंडर ट्रेनिंग एसएचओ लगते हैं, और उस वक्त परमात्मा उसको सिस्टम देता है कि तूने कैसा अफसर बनना, वो पहला टर्निंग पॉइंट है। और उस वक्त अगर उसके दिमाग में ये चीज आ गई कि ये आदमी दुखी आया है, तो थाने में कौन आएगा? दुखी, दुखी, परेशान। बगैर दुख के माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार, कोई भी जो सगा भी है, बगैर दुख के वो थाने में नहीं आता। और उस थाने की कुर्सी पे आप बैठे हो, वो भगवान की मंदिर की कुर्सी है। भगवान के पास लोग मंदिर में दुखी के आ जाते हैं ना, आगे परमात्मा तू मेरी बात पूरी कर दे, और वो इच्छा लेके वहां जाता है। जिस दिन उसके दिमाग में बात आ गई, उस दिन रिश्वत का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये उस कुदरत का सिस्टम है, आपके संस्कार का सिस्टम है, आपके पालन पोषण का सिस्टम है। आप दादा ताऊ चाचे, पिताजी आर्मी अफसर थे, दादा ताऊ चाचे उन्होंने मेहनत करके खेती की थी, 2 पैसे कमा के रोटी खाई है, तो नेचुरली उन्होंने अपनी औलाद को भी ये सिस्टम दिया। सर, एक जिस डिपार्टमेंट से आप आते रहे हैं, तो उस डिपार्टमेंट में बड़े आरोप लगते रहे हैं कि जो है फर्जी इनकाउंटर होते हैं, थाने में चले जाओ, वहाँ पर बगैर पैसे का काम नहीं होगा, पुलिस वाले बेवजह चालान काट देते हैं, कई तरह की बातें भी होती है कि बगैर चालान काटे तो हम जाने नहीं देंगे। तो क्या सच्चाई है, और क्या वाकई में जो पुलिस डिपार्टमेंट इतना करप्ट हो चुका है? अब 3 सवाल आपने इसमें डाल दिए, चालान, रिश्वत और इनकाउंटर। जी, सारे जुड़े हुए आपके डिपार्टमेंट से जुड़े हैं। पहला सवाल चालान का है। मैंने अपनी ड्यूटी के टाइम में मैं चालान सिस्टम को कति स्टॉप कर देता था। मुझे पता था मैं इन्होंने ये पैसे ले बगैर नहीं मानेंगे, मगर चालान नहीं, आप चेक करो। लेकिन फिर भी चेक करने के नाम से कहीं ना कहीं कोई ना कोई ब्लैक शिप, काली भेड़ ऐसी होती थी जो चालान के नाम से सिस्टम बना लेते थे, पैसे बना लेते। क्योंकि पहले तो सिस्टम, अब तो ऑनलाइन सिस्टम हो गया, पहले ऑफलाइन था होता। तो मैं ये मानता हूं कि पुलिस डिपार्टमेंट क्योंकि पब्लिक से संबंधित है, तो उसके पास जैसा महकमा है, जैसे लोग आएंगे और उसको जैसा सिस्टम मिलेगा, ये सिस्टम होता थानों से। थाना में जो एक सिस्टम बना हुआ है ना, वो ऐसा सिस्टम बना हुआ है कि उसके पास अगर सही एसपी है तो वो अपने थाने को पूरे अस्त्र शस्त्र, बजट और फैसिलिटी सारे देता है कि उसके पास कागज भी देगा, उसके पास गाड़ी भी देगा, उसके पास आईओ भी देगा, उसके पास कलम दवात, हर एक चीज के पैसे देगा। लेकिन अब एसपीओ के पास टाइम नहीं होता और वो सिस्टम नहीं दे पाते, तो फिर उस थाने में कई मजबूरी हो जाती है। अब जैसे एफआईआर पहले कागजों पे लिखी जाती थी, कागज अलग होते थे, फाइल जो तैयार करते हैं वो भी उससे तैयार होती थी। तो अब थाना कुछ नहीं देता था उसको, आईओ को ये कहते थे भी तू ये कर, तू ये कर। उसके बहाने वो वहां से पैसे लेने शुरू करता है और फिर उसको वो लालच आ जाता है, आदमी मैं 100 के इसके नाम से 500 मांग लूं, इसके नाम से 1000 मांग लूं, और वो धीरे धीरे उसका लालच बढ़ता चला जाता है। अगर आप सही अपनी एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं तो सारी फैसिलिटी उसको दो, अभी तूने जो किया किया, लेकिन मेरे टाइम में तुम्हें सारी चीज दे रहा हूं, तू गलत मत करना, तो वो नहीं होता है। तो ये मैं मानता हूं कि महकमा पुलिस इसलिए ज्यादा बदनाम है कि उसका पैसे तो हमारे से कितने महकमे हैं, सब ज्यादा से एक ज्यादा पैसे खाते हैं, लेकिन ये पब्लिक डीलिंग का महकमा है, इसलिए ये ज्यादा बदनाम है। नंबर 2, अब आपने पूछा कि भाई इनकाउंटर का देखो सीधा सा सिस्टम है। पुलिस के पास चोर सिपाही का सिस्टम है, चोर को पकड़ना है, डकैत को पकड़ना है, बदमाश को पकड़ना है, तो कहीं ना कहीं एक पुलिस अफसर के लिए, मैं अपना केस बता रहा हूं, धर्मवीर बढ़ाना मेरे पास एक सिंपल किसान सा होता था बेचारा, और वो मेरे पास ऑफिस में आया शाम के टाइम में। मैं जब उस टाइम अपना क्लोज सिस्टम था 5-6 बजे का, अक्सर मेरी वो कई देर बैठा रहा, मैं उसकी तरफ देखता रहा, मैं कुछ बोल नहीं रहा। तो जब सारे चले गए तो बोला सर मैं अकेले में बात करूंगा। मैंने सोचा मैं इसका कोई पर्सनल मैटर होगा, बात करेंगे। तो उसने बोला सर मेरे को डकैतों की धमकी आ रही है, अगर भाई इतने पैसे दे। मैं थोड़ा चौकन्ना हो गया, मैं कहा ओके,
मैं कहा, बोला जी वो आएंगे रात को। मैं कहा तुम सही हो, बिल्कुल सही है। मैं तू चिंता मत कर, पहले तो तू पानी ले, चाय ले, और तू मुझे शांति से सारी बात बता। तो उसने सारा किस्सा बताया कि ये पिछले 1 हफ्ते से मेरे को थ्रेट दे रहे हैं और मेरे को रिवॉल्वर से दिखा देंगे, तेरा मतलब सिस्टम साफ है अगर तूने ये प्रबंध नहीं किया तो मुझे उसकी बातों में यकीन हुआ। और वो था हमारी जो पहाड़ियां हैं, आप फरीदाबाद में जाओगे तो जैसे फरीदाबाद शहर को क्रॉस करोगे तो ऊपर हमारी अरावली की पहाड़ियां शुरू हो जाती हैं। तो वो पहाड़ों में रहते थे, पहाड़ों में उनका घर। तो मैं कहा ओके, तो मैं ठीक है। मैंने उसको उसी वक्त CIA वाले बुलाए लड़के और इंचार्ज को बोला, मैं कहा इसकी पूरी बात ध्यान से मैंने सुनी और तुम भी सुनो, और इसका सिस्टम आज रात को ही बचने नहीं चाहिए। बोला जी ठीक। तो उसने एक थानेदार और उसके साथ 2 सिपाही ड्यूटी के ऊपर दे दिए और रात को वो चले गए। तो उसने उनको बहुत शांति से सारा एरिया देखा। प्लेन क्लोथ में थे, कोई रिश्तेदार भाई आए होंगे, और देखने के बाद रेकी करी, रेकी करके वो अपना सिस्टम बना के बैठे। और जब उसके घर के आसपास वो आए तो उनको सिस्टम, उस टाइम ये मोबाइल वगैरह भी नहीं चले थे, तो उस टाइम इशारों से ही कोई बातचीत चली उनकी, और वो आ गए। रात को करीब करीब ये समझ लो ये वाक़या है 9:30-10 बजे का सिस्टम है। उनके पास आ गए और आते ही जो उन्होंने इशारा किया, इशारा करते ही वो लड़के उसकी तरफ लप गए और उन्हें फायरिंग शुरू कर दी। वो 3 थे लड़के, फायर की। एक सिपाही को 3 या 4 गोलियां लगी, वो तो वहीं मिल गया। दूसरा सिपाही इंजर्ड हो गया। तीसरा जो थानेदार था वो किसी तरह से वायरलेस देने में कामयाब हो गया। अब डकैत आ गए, फौरी पहुंचो, बस इतना ही वर्ड उसने वायरलेस पे पहुंचा। और ये कंट्रोल रूम की वीटी जब चली, और उस वक्त जो है ना हमने चारों तरफ से वो फिर सारी पहाड़ी घेरी। अब रात हो चुकी थी, अंधेरा भी था, और फिर उस वक्त जो है ना फायरिंग शुरू होती है। वो भी, उनके पास भी जितने भी कारतूस थे, गोलियां थी, वो फायर करते रहे, और इधर से हमारी तरफ भी फायरिंग करते रहे। अल्टीमेटली जो है ना वो उनमें से फिर देख लिए कि भी हम चारों तरफ से घिर गए हैं, और घिरने के बाद कोई स्कोप नहीं था, तो एक हमारा सिपाही मर गया था, एक वो इनकाउंटर वहीं की वहीं हुआ, एक लड़का डकैत मरा, दूसरा भी इनकाउंटर हुआ, 2 डेथ हुई, फिर तीसरा वहीं इंजर्ड था जो वहां पकड़ा गया। तो ये डिपेंड करता है कि भी आपकी कार्यशैली कैसी है। अगर आप झूठा अपनी वाहवाही लूटने के लिए या बेफिजूल कहानियां करने के लिए अगर आप वो सिस्टम बढ़ाते हो तो वो बात मेरे गले नहीं उतरती। हाँ, सच्चा है तो आप करिए, वो आपको अथराइज है कि भी आप अपनी जीवन रक्षा के लिए, अपनी वर्दी की रक्षा के लिए, अपनी कानून की रक्षा के लिए आपको फायर करने का हक है। क्या सर फर्जी इनकाउंटर होते हैं? अक्सर फर्जी इनकाउंटर होते हैं क्या? फर्जी इनकाउंटर कुछ मुलाजिम हैं जो वो ये करने को दिखाते हैं। अब भी मतलब उसे मैं क्या बोलूं, सेल्फ प्रेज लगा लो। एक दूसरा, कई दफा जो है ना सीनियर ऑफिसर हैं वो थोड़ी सी वो कह देते हैं अब तेरे यहाँ डकैतों का बहुत सिस्टम है, फलाना यार कर करा के सिस्टम बना, ये वो जैसे हवाई ऑर्डर होते हैं वो उसमें आ जाते हैं, और वो फिर उसको ये देखते हैं कि भाई ये मेरे मारेगा, इससे पहले मैं मार दूं। तो उसको आप फर्जी भी कह सकते हो, और उसको आप ये भी कह सकते हो कि भी वो सारी फॉर्मेलिटी पूरी नहीं कर पाता। सर क्या आप राजनीति में जाएंगे? देखो, कई आपके मैंने बयान भी सुने हैं। राजनीति मैंने 2014 में VRS लिया, नौकरी छोड़ी। मुझे नौकरी में रहते रहते ये सिस्टम समझ में आ गया था कि IAS और IPS की सबसे टॉप की नौकरी है, और इस नौकरी में रहते रहते आप कितनी ही ईमानदारी से कर लो, आप 3, 4, 5, 6, मेरी 30 साल की नौकरी है, मेरे 64 ट्रांसफर हो गए, तो 6 महीने की एवरेज नहीं पड़ता। तो इसमें क्या है कि भी जो आप हर आदमी को खुश नहीं देख सकते, वो खुश हो ही नहीं सकता, खुश कर ही नहीं सकता किसी को भी। जैसे आप नाक की लाइन में सही तरीके से काम करने लग जाते हैं, तो इस सिस्टम ऐसा बना हुआ है हमारे समाज का, राजनीति का, व्यवस्था का, कि भी या तो आप उनके हवा में बह जाओ, और या फिर आप अलग हटके काम करोगे तो अलग सिस्टम आपका बनता चला जाएगा। तो अब ये जो सिस्टम है, इसके बाद मेरे को समझ में आ गई कि भी अगर ये सिस्टम इन नेताओं का, क्योंकि सारा सिस्टम राजनीति से चलता है,
राजनीति ठीक हो, अगर ये नेता ठीक हो तो बात चले। अब उसकी अपनी मजबूरी है राजनीति की। जब मैं खुद इसमें आया हूं कीचड़ के अंदर कि मैंने नौकरी छोड़ी, नौकरी छोड़ करके मैंने सिस्टम देखा कि क्या है, मैंने इलेक्शन भी लड़ा, अगर इलेक्शन लड़के देखूं क्या, फिर इलेक्शन लड़ने के बाद फिर लोग वोट कैसे देते हैं, लोग क्यों वोट देते हैं, किस लिए देते हैं, वो सारा सिस्टम मुझे पता चला कि भी सिस्टम क्या है। असल लोग भी और राजनेता भी दोनों ने सिस्टम ऐसा घी रोटी का बना लिया कि भी अब 5 साल के बाद इलेक्शन है, मैं कुछ कर लूं, और वो 5 साल में लेके भी सत्ता से पैसा, पैसे से सत्ता का खेल आ गया। और इस सिस्टम में राजनीति को साफ करने के लिए मैंने ये कसम खाई, मैं कहा भी ये जब तक ठीक नहीं होगा तब तक सिस्टम नहीं बनेगा। तो उसका सिस्टम जब आके देखा हमने यहां, अभी हाँ ये ठीक कैसे हो, तो अब इसको ठीक करने के लिए हम सब लोगों को जो सही काम करना चाहते हैं उनको भी, जैसे बुरे लोग इकट्ठे हो जाते हैं ना और अच्छे लोग चुपचाप देख रहते हैं तो वो तो हावी होंगे, आज ये हो रहा है। तो इन बुरे लोगों को हमें ठीक करने के लिए अच्छे लोगों को भी इकट्ठा होना पड़ेगा और इनको गलत को गलत और ठीक को ठीक करना पड़ेगा, तो ये सफाई होगी। सर आपसे एक आखिरी सवाल करना चाहूंगा कि जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करते हैं, जो बच्चे आईएएस आईपीएस बनना चाहते हैं, तो वो क्या करें, किस तरीके से मेहनत करें? देखो, आईएएस और आईपीएस एक अच्छे इंटेलिजेंट बच्चों का, पढ़े लिखे बच्चों का एक ख्वाब होता है कि मैं आईएएस बनूं, मैं आईपीएस बनूं। उसका एक वेरी सिंपल फार्मूला, कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है, सिंसियर हार्ड वर्क। बाकी सारी चीज आजकल गूगल के ऊपर है। जिसने सिंसियरली मेहनत कर ली ना और जुनून कर लिया कि मैंने अफसर बनना है, बनना है, बनना है, तो वो सारा सिस्टम परमात्मा उसको बनाता रहता है। सिंपल फार्मूला है। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, सिंसियरली नहीं रहेंगे उस मेहनत के प्रति, तो फिर सफलता नहीं मिलती है। शॉर्टकट रास्ता कोई नहीं है। मेहनत करो, आगे बढ़ो और ये करो कि हाँ मैंने बनना है, तो फिर सारे रास्ते खुलते चले जाते हैं। वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। विल होनी जरूरी। तो चलिए दोस्तों, कहीं ना कहीं तस्वीर पूरी तरीके से साफ है कि पहले किस तरीके से जो पुलिस महकमा है और जो पहले के जो मुख्यमंत्री रहे हैं, किस तरीके से उनकी कार्यशैली रही और किस तरीके से उनकी जो है प्रशासन पर पकड़ रही है। पूर्व आईजी साहब ने दिल खोलकर आज हमसे बातचीत की है और तमाम जो उनके विचार थे उन्होंने हमारे साथ साझा किए हैं। सर, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच परविंदर।